Good morning. I am S.K. Bhargav. Today I am going to discuss about some basic concept in chemistry for class 11th. जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बेसिक यानी उसके प्रारंभिक नॉलेज को सबसे पहले लेना चाहिए। तो प्रारंभिक नॉलेज को लेने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जो चर्चा करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को क्या करेंगे, डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे कि ये है क्या चीज़ को, आखिर कौन से सब्जेक्ट को किसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को कहेंगे यानी केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर के कॉम्पोजिशंस, स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअली हम बात करें यदि तो केमिस्ट्री को हम लोग जो कहते हैं, केमिस्ट्री को और दूसरे नाम से हम लोग साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री को एटम्स एंड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहा है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। सबसे पहले तो एटम्स है क्या, तो एटम्स देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी एटम कहने का मतलब परमाणु, और ये परमाणु जो है वो सबसे न्यूनतम यानी सबसे सूक्ष्म कण है जिसे हम इंडियन देख नहीं सकते हैं। तो यह किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम कण जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। बात करते हैं क्योंकि एटम्स के बारे में बहुत सारे डिटेल्स के हमें इसमें चर्चा करना है, तो यहाँ पर हमने केवल डिफिनीशन के तौर पर दिया है। बात करेंगे आगे हम इसके प्रॉपर्टीज, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में। उससे पहले हम लोग बात कर ले कि आखिर हम केमिस्ट्री जो स्टडी कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री स्टडी करने का मेन मोटो क्या है हम लोग का, उस मोटो के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये मोटो क्या है, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री के किस किस फील्ड में हम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। As we know, the importance of the chemistry in our everyday life play a very important significant role. जब हम सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं तो एक ही चीज़ याद आती है, मेडिसिन। कि मेडिसिन ले आते हैं, खा लेते हैं और हम स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो हमें याद आता है दवा, और ये दवा जो मेडिसिन है वो बना है किसके हेल्प से जी, वो केमिस्ट्री अंतर्गत आता है। तो केमिस्ट्री का जो वाइड जो रेंज होता है, यूज होता है केमिस्ट्री का, वो मेडिसिन के फील्ड में होता है, ताकि हम किसी भी डिजीज को क्योर कर सकें। किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो, वो चाहे मेडिसिन हो, एंटीपायरेटिक हो, एंटीसेप्टिक हो, एंटीबायोटिक हो, किसी कोई भी मेडिसिन है जो हम बीमारी में, चाहे वो फीवर का हो, वो कफ का हो, चिकन पॉक्स हो, या आपका इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, स्टोमक्स का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे बॉडी में, तो उसको हम लोग क्योर करने के लिए मेडिसिन की यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री का यूज जो होता है वाइड रेंज में आपके मेडिसिन के फील्ड्स में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि केवल ये मेडिसिन के फील्ड में ही नहीं होता है, ये फील्ड आपकी एग्रीकल्चर के फील्ड में ही होता है। जैसे मैं हमने बात कहा कि सीड्स, एग्रीकल्चर में वेरियस यानी सीड्स जो हम लोग यूज करते हैं जर्मिनेशन प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो सीड के प्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या जरूरी पड़ता है जी, एग्रीकल्चर का यूज पड़ता है। एग्रीकल्चर में हम लोग वीडिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, एनपीके। तो ये सारे जो आते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, आपका एग्रीकल्चर जो यूज होता है वो सब के सब केमिस्ट्री से आते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, ये सारे के सारे आपके केमिकल से बने होते हैं।
चाहे आपका हार्बिसाइड्स है जो घास निकल आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पेट्स लग जाते हैं उसको आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं किसका जी, एग्रीकल्चर में हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं। केमिस्ट्री जो होता है इन द इंडस्ट्री में भी यूज होता है, यानी वेरियस इंडस्ट्रियल, जैसे मैं कल रात की हम बात करते हैं, जैसे पॉलीमर की बात तो हो रही है कि पॉलीमर बना, तो विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ है वो भी गैस आपका जो है वो गैस का जो रिसाव हुआ है CaH8, इसी गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। और ये स्वीट स्मेल का गैस होता है, किसी को पता नहीं चलता है, व्हाइट कलर में ये दिखता है जिसकी वजह से किसी को इसका स्मेल नहीं जल्दी लगा और इसी के वजह से ये लोग मर गए। तो केमिस्ट्री के फील्ड में चाहे वो आपका, जैसे में केमिस्ट्री में एलजी का वो था, तो एलजी में पॉलीमर बनाया जा रहा था, तो पॉलीमर बनाने के रूप में केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, गैसेस का यूज होता है जो बनाने के लिए, उसको मोल्टेन करने के लिए, शेप रिगेन करने के लिए, उसको शेप बनाने के लिए। तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री में यूज हो, जैसे एमपीके बनता है तो इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है। जितने भी प्रकार के चाहे ऑप्टिकल्स फाइबर्स बनाए जा रहे हैं या ऑप्टिक्स बनाए जा रहे हैं, गूगल्स है या सिंथेटिक कोई भी कपड़े हैं, तो उन सभी में इंडस्ट्री में आपका यूज होता है। आप क्या चीज़ है केमिस्ट्री में, जैसे में एसिड बनाना हो तो एसिड का भी यूज हम करते हैं, बेस का यूज होता है, तो वो सब इंडस्ट्रियल यूज होता है। जैसे में बात करते हैं हम ऊल लेते हैं, ऊल जो बनाया जाता है या सिल्क बनाया जाता है, तो इन सभी को वॉश करने से पहले उसका हेल्थ हैजार्ड को नजर रख के उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको वॉश करते हैं। तो उसके लिए ये आपका इंडस्ट्रियल यूज होता है आपका केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के हम देखते हैं कि और इम्पोर्टेंस क्या है, तो केमिस्ट्री जो है हमें क्या करता है जी, कंफर्ट बनाता है, कंफर्ट, प्लेजर और कन्वेंस करता है। ये करने का मतलब हम अपने घर में बहुत सारे यूज करते हैं सामान का, जैसे में हमने टीवी यूज किया, मोबाइल यूज किया, तो टीवी है चाहे मोबाइल है आपका, या हम क्लीनर का यूज करते हैं, टोनर का यूज करते हैं, हम फेस क्रीम का यूज करते हैं, सॉप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। ये वेरियस जो आइटम्स हमारे घर में हैं वो सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के फील्ड से ही आते हैं। तो ये हमारे लाइफ में ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ताकि वो हमारे लाइफ को क्या कर सके, कंफर्ट बना सके। केमिस्ट्री जो होता है एनर्जी के फील्ड, यानी एनर्जी कहते हैं तो एनर्जी का क्रिएशन तो होता नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट इन थर्मल पावर प्लांट कोल इज बर्न, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल को यानी केमिकल्स है, कोल क्या है, केमिकल्स है, और केमिकल्स एंड कोल को बर्न करा के कंबशन कराकर वाटर को वेपोराइज करके फिर वाटर वेपर टरबाइन पर प्रेशर बनाकर वहां से एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में भी आपका केमिस्ट्री का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द न्यू मटेरियल्स। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम सोचते हैं, जैसे पहले हम देखते थे बहुत मोटा मोटा तार आता था, गूगल्स आता था फेड करके, तो अब इतने पतले तार आ रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स उसको किया जा रहा है, यानी आप कहने के लिए फाइबर्स का यूज किया जा रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स में आ रहा है तो फाइबर्स का यूज किया जा रहा है। तो न्यू मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। यही नहीं, आप स्प्रे जो यूज हमारे प्लेजर, जैसे मैंने बात किया, स्प्रे हम यूज करते हैं, क्रीम है, हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, पेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जो हैं सब किसके आते हैं, ये केमिस्ट्री के फील्ड से आते हैं। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं आपके केमिस्ट्री का, लेकिन हमने कुछ तौर तरीके से आपको बता दिया कि हमारे जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्योंकि हम केमिस्ट्री के बगैर एक पग, अगर हमें कोई भी बीमारी पड़ गया, अगर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तो हम डेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल हैजार्ड के बारे में। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि केवल किसी भी चीज़ का एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ से देखते हैं। हमने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स के बारे में। तो केवल हम इंपॉर्टेंस ही नहीं, ये केवल इसका यूज ही नहीं है, इसका बैड यूज भी है, यानी कहने का मतलब इसका एडवर्स भी हमारे लाइफ में पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि केवल हमारे प्लेजर्स से संबंधित नहीं है, हमारे लग्जरियस लाइफ से नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी बहुत
इम्पोर्टेंस यानी ये हेल्थ हैजार्ड लेकर आता है। तो कौन कौन से केमिकल्स का क्या क्या हमारे हेल्थ पर हैजार्ड होता है, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। इसीलिए हमने कहा कि केमिकल हैजार्ड। देखिए जी, इसे हम बात करते हैं कि एक टाइप ऑफ ए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड व्हिच इज कॉज्ड बाय द एक्सपोर्ट टू द केमिकल इन द वर्क प्लेस। Export to the chemicals in the workplace can causes aquatic or the long-term detrimental health effects. There are many types of hazards. So chemicals including neurotoxin, immunogens, determinological agents, carcinogens, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, सिस्टमेटिक टॉक्सिन एटसेट्रा। तो ये टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं जो हमारे बॉडी में इन करके हमारे चाहे वो इम्यूनिटी सिस्टम्स हो या नर्वस सिस्टम्स हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो, तो इन सभी को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इनके लिए हमने बात किया कि केमिकल्स, जैसे कि हमने बात किया एसिड, तो एसिड तो नॉर्मली हमारे किसी भी स्किन पर आ जाएगा। नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे डस्ट आप लोग देखे होंगे कि एलर्जी कहते हैं ना, तो एलर्जी हो जाता है किसी भी चीज से। जैसे में आप नॉर्मली बात करते हैं स्वेल, डस्ट, तो डस्ट आपके या सूट की बात करते हैं, आपके स्किन पर जैसे ही फॉल होता है तो आप इरिटेशन फील करते हैं, इचिंग होने लगता है, रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है ज्यादा आप इचिंग करेंगे तो ये जो है आपका डर्माटोलॉजिक एजेंट की वजह से होता है, जो उस सूट, डस्ट या स्वेल या कोई भी डर्टी क्लोथ से आप पहन लेते हैं जिसमें किसी ना किसी केमिकल का प्रेजेंस होता है, या आप कांटेक्ट ऑफ एनिमल के बीच में चले जाते हैं, तो वो क्या है जिसके संपर्क में हम जाते हैं वो उस एजेंट को रखा रहता है और उस एजेंट के संपर्क में जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होता है। इसके बिसाइड्स यदि हम बात करें कि केवल ये हमारे बॉडी पर ही नहीं, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर भी ये बैड इफेक्ट दिखाता है केमिकल्स। जैसे में 1945 में हम लोगों ने एटम्स यानी एटम बम्स के बारे में जाना था, जो एक्सप्लोजन हुआ था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो वहां पर हमने देखा कि उस एटम्स के ब्रेक होने से बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो आपके पार्टिकल्स थे चारों तरफ फैल गए, बहुत सारे लोगों जो जीवन था, जो लाइफ था वो डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वो लाइफ एनिमल्स का हो, इंसेक्ट्स का हो, या हम वहाँ की बात करें कि पूरी क्लाइमेट को बदल के रख दिया था। तो ये आप बात कर सकते हैं जैसे में बम, तो एटम बम आपका बनता किससे, वो भी केमिस्ट्री के फील्ड से ही आता है। बिसाइड इसके और भी हम बात करते हैं जैसे में आजकल इन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम सभी लोग जानते हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट मेन गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन सभी की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो तो एक गैस है और इसके पास एबिलिटी होता है जिसे वो सन हीट को ट्रैप कर सके, और सन हीट को जितना ज्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है वो उतना ही अमाउंट हीट को क्या करता है जी, एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ के टेम्परेचर को वार्म अप कर देता है। तो अर्थ टेम्परेचर वार्म अप की वजह से लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो अर्थ पर प्रेजेंट है ग्लेशियर्स हैं, वो क्या करते हैं, मेल्ट करना चालू करते हैं, और मेल्ट जब होता है तो सी का लेवल जो होता है, सी लेवल जो होते हैं वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं, और नर्वी एरिया जो कोस्टल एरिया होता है वो कोस्टल एरिया में क्या जिसको फ्लड हम कहते हैं, तो फ्लड आ जाता है। तो ये ड्यू टू होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से है जी, तो और इसी के वजह से केमिकल्स के वजह से ही डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी हुआ था, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसका यूज CFC यूज करते हैं। तो हमारे घर में जो प्लेजर के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज हम करते हैं तो उसमें भी तो ये गैस भरा जाता है, एसी में गैस भरा जाता है, हम परफ्यूम यूज करते हैं इसमें भी तो रहता है। तो ये सारे जो चीज होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, और इसी है तो हमको क्या कहते हैं, केमिकल हैजार्ड का नाम दिया हुआ है।
तो केमिकल हैजार्ड के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हम शॉर्ट करके इस चीज़ को बता रहे हैं। ये अगर हम चर्चा करने लगे तो ये गुजर पूरा बायोलॉजी की तरफ इंडिकेट करने लगेगा, इसीलिए हमने इन्वायरमेंटल के रूप में बहुत थोड़ा ही आपको ये सामने प्रकट कर दी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इस चार्ट के ऊपर ध्यान देंगे जो हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चार्ट बनाया है जो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चर्चा जो होगा वो यूनिवर्स का होगा, और यूनिवर्स बना क्या चीज़ से है वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो यूनिवर्स जो बना है वो मैटर और एनर्जी से बना है। तो मैटर हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे और एनर्जी हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो मैटर जो हमें केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करना है उसको हम देखते हैं कि मैटर को जब डिवाइड करेंगे तो मैटर को डिवाइड किया जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन को बेस करके और केमिकल क्लासिफिकेशन को बेस करके। तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को बांटा गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। और बीईसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो आपका बात करेंगे सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, गैस थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोस और आइंस्टाइन दोनों मिलकर इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस के आधार पर। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस के आधार पर मैटर को दो वर्गों में है, आपको प्योर और इम्प्योर मैटर के रूप में बांटा गया है। प्योर और इम्प्योर के रूप में बांटा गया है। अब बात करते हैं प्योर मैटर। तो प्योर मैटर जो है आपका दो तरीके का होता है, एक तो आपका एलिमेंट, दूसरा वो कंपाउंड होता है। एलिमेंट को तीन वर्गों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, और तीनों को जो बांटा गया है आपको कंबाइन किया गया है एटम में। और एटम को तीन वर्गों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम को तीन वर्ग में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। अब बात करते हैं हम इम्प्योर मैटर की। तो इम्प्योर जो मैटर है हमारा वो एक टाइप है उसका मिक्सचर, और मिक्सचर जो होता है वो है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हम अनदर जो आपका प्योर मैटर था वो कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी चीज़ों के बारे में हम लोग को वन बाय वन करके चर्चा करना है। ऐसा हम इसमें क्लास 9th में आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में, क्योंकि 9th क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही चर्चा किया गया है मेनली। तो इसके प्रॉपर्टी से लेकर इसके स्ट्रक्चर हर चीज़ के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे इसमें। और फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना क्या है, ये चीज़ यूनिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसा हमने स्केच बनाया था उस स्केच के ग्लेंस के आधार पर, तो यूनिवर्स के बारे में चर्चा करना है। तो यूनिवर्स के बारे में अभी हमने लिखा नहीं है, केवल हम इसको लेक्चर के तौर में अभी पहले बता रहे हैं कि यूनिवर्स किसको कहते हैं, इसको देख लेना है। तो जैसे हम लोग रहते हैं इस जगह को, इस जगह पर हम रह रहे हैं, वैसे ही जगह, तो यूनिवर्स क्या है जी? यूनिवर्स आपका एक प्लेस है, द प्लेस वेयर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट, स्टार्स, कोमेट, एस्ट्रॉइड्स, मेस्ट्रॉइड्स, गैलेक्सी, galaxy, satellite, etc. are held at their original positions. That place is called universe. Our universe is made of with the help of matter and energy. सबसे पहले हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आगे टॉपिक पढ़ने से पहले जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नया से नया जो टॉपिक्स जो रिलेटेड आता है, रेलेवेंट जो होते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सही समय पर आप इसका फायदा उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर इस वीडियो के संबंधित जो भी प्रश्न, जो भी डाउट है उसको कमेंट करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।